कल मैंने आपको इस इक्वेशन पे छोड़ा था, Q इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 T अपॉन L। अब इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देखो डी क्यू बाई डी टी, ये कुछ ऐसा रह जाएगा ना, के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन एल रह जाएगा। और इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, θ1 माइनस θ2 अपॉन एल अपॉन के ए लिख दे रहा हूँ। ये हो गया। और θ1 माइनस θ2 को मैं टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकता हूँ, और एल अपॉन के ए को मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये डी क्यू अपॉन डी टी को मैं एच लिख रहा हूँ। और इस एच को मैं हीट करंट कह रहा हूँ। और इस आर को थर्मल रेजिस्टेंस कह रहा हूँ। और फिर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। बताओ कुछ सिमिलरिटी लग रही है या नहीं लग रही है, बताओ सोम, कुछ सिमिलरिटी लग रही है कि नहीं लग रही है, बता जो है। हीट करंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर आ गया, और उधर इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर आ गया। चलो क्यों, ये हो गया। तो फाइनली एक कंक्लूजन निकालते हैं, वो देखो क्या है। इसका मतलब हीट फ्लो through a conducting rod, ये किसकी जैसी है बताओ, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक करंट। फ्रॉम ए रेजिस्टेंस। बताओ क्लियर है या नहीं है, टीएम बता बेटा, कि किसी कंडक्टिंग रॉड से जो हीट का फ्लो है वो बिल्कुल किसकी तरह है, बताओ जो है, जैसे किसी रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, बस हो गया जो है, ये कह लो। समझ में आ गया ना। अब मैं एक कंपैरिजन चार्ट बना रहा हूँ, उससे तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा। देखो कंपैरिजन चार्ट, यहां पर मैं हीट कंडक्शन ले रहा हूं, और यहां पर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लेता हूं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहली बात, यहां पे एक कंडक्टिंग रॉड होती है,
जिसको यहाँ पे आप रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हो। क्यों? सोहम समझ में आ रहा है बेटा? ये बताइए, यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? रेजिस्टेंस से। अब वो एक अलग बात है ना, तुम्हें एक बात बताओ कि कंडक्टिंग रॉड मैंने ऐसे बनाई है, रेजिस्टेंस का ये तो सिंबल होता है एक्चुअल में ऐसे थोड़ी होता है। ये भी तो इसी टाइप के होते हैं, तुमने देखा होगा कार्बन रेजिस्टेंस इस टाइप के नहीं होते, बताओ। भाई वो तो सिंबल है ना, एक तरीके से देखा जाए तो कार्बन रेजिस्टेंस उसी टाइप के तो होते हैं कि नहीं होते, मतलब जो है। तो इसका मतलब जो कंडक्टिंग रॉड है वो रेजिस्टेंस की तरह होगी, ठीक है। दूसरी बात सुनो, यहाँ पे हीट फ्लो करती है, वहां पे बताओ क्या फ्लो करता है? बताओ वहां पे क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है, एक्चुअल में चार्ज फ्लो करता है। समझ में आया? एक्चुअल में चार्ज फ्लो करता है। तीसरी बात, यहाँ पे जो हीट करंट होती है वो हमने dQ/dt लिखा था ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्यों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी जरा बताओ? आई इक्वल टू क्या होगा? dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टीएम समझ में आया बेटा जो है? ये बता, यहाँ पे हीट करंट क्या होगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वो हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब सुनो, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। क्यों? हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे क्या रिक्वायर्ड होता है जरा बताओ? वहां पे क्या रिक्वायर्ड होगा बताओ मुझे? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है, बस हो गया। क्यों? ये हो गया। अगला सुनो, यहाँ पे H जो हमने dQ/dt लिखा, वो TD/R लिखा ना। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? I इक्वल टू dQ/dt इक्वल टू PD/R। बताओ, तो मैं समझ में आ रहा बेटा जो है? I इक्वल टू dQ/dt इक्वल टू PD/R कह ले जो है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो R था, इसको हमने थर्मल रेजिस्टेंस बोला, थर्मल रेजिस्टेंस। और इसको मैंने L/KA लिखा। तो यहाँ पे याद करो, R इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और तुम्हें याद है ये रो L/A होता था, या L/σA भी तो होता था। अब बताओ, तन्मय बता बेटा जो है, वहां पे क्या होता था? L/σA भी तो होता था कि नहीं होता था बता जो है? नहीं होता था, रो L/A, वहां पे L/σA आ गया। अब यहाँ पे जो हमने K को बोला, वो थर्मल कंडक्टिविटी बोला ना, थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम सिग्मा को क्या बोलते थे जरा याद करो? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्यों? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये हो गया, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एलसी ऑसिलेशंस कहा था कि अगर तुम
SHM के मास्टर हो तो LC ऑसिलेशन की प्रॉब्लम भी कर लेनी चाहिए। याद है कि नहीं, बताओ जो है, अगर तुम SHM के मास्टर हो तो फिर LC ऑसिलेशंस की प्रॉब्लम्स भी कर लोगे, क्यों नहीं है, वो कर लोगे। एग्जैक्टली यहाँ पे है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के मास्टर हो तो फिर आप ये वाली भी कर ले जाओगे, कंडक्शन वाली प्रॉब्लम्स भी कर लो। तो ये हमारा था कंपैरिजन चार्ट। अब मैं कुछ लिखता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे ये बताओ कि सीरीज में तुम्हें याद है आई सेम होता था ना, आई और पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये सेम होता था कि नहीं होता था, बताओ। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, H या टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, क्यों, ये सेम होगा। समझ में आ गया, बताओ जो है सीरीज में ये हो गया। दूसरी बात, पैरेलल में तुम्हें याद है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, सॉरी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, क्यों, तो यहाँ पे क्या चीज सेम रहेगी जरा बताओ, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। सो हम समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच में ना एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर दूं, मान लो ये 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वही मैंने तुमसे कहा था ना, मेंटेन्ड बेटा, मेंटेन्ड। और यहाँ पे तुमने मान लो -20 डिग्री सेल्सियस, ये मेंटेन कर दिया, तो इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन्ड है ना। सो हम बता, एक पॉइंट पे तुमने 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया और दूसरे पॉइंट पे तुमने -20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया, इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि हम जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो स्टेडी स्टेट वाली पढ़ रहे हैं, वो भी लॉस इक्वल टू जीरो के साथ वाली, याद आ रहा है, हम जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो स्टेडी स्टेट की पढ़ रहे हैं और लॉस इक्वल टू जीरो वाली। अब क्या देखो, इसमें तुम कितने भी पाथ बना दो, पाथ का मतलब ये हुआ जैसे एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, एक ये और एक ये, चलो दो दो ये हुई है, तो जो है कोई बात नहीं, अलग अलग मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऑल थ्री पाथ्स ये पैरेलल में होंगे, पहले ये ध्यान रखना। समझ में आ गए, सारे के सारे पाथ होंगे किसमें, पैरेलल में आ गए बेटा जो है। ठीक, दूसरी बात, इसका मतलब सभी में, इन ऑल पाथ्स डायरेक्शन ऑफ हीट करंट, डायरेक्शन ऑफ एच वो सेम होगी।
और वो कहां से कहां तक होगी बताओ, जो है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्यों, किधर से किधर को होगी, फ्रॉम थीटा हायर टू थीटा लोअर। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ कि मैंने 3 पाथ बना दिए और टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन था, तो हर किसी में जो हीट करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी, और वो किधर से किधर को होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये कह लो बस। तो अगर मैं फिगर में बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। जैसे ना इसमें भी इधर को फ्लो करेगा, ये हो गया, ये मान लो H1 हो गया, इसमें इधर को फ्लो करेगा, ये मान लो H2 हो गया, इसमें ऐसे फ्लो करेगा, ये S3 हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया। अब बाय द वे यहाँ पे H1 कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन, एक काम करता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ साइड 1 कर दे रहा हूँ। हाँ, ये हो गया। इसी टाइप से H2 कितना हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पाथ 2, और S3 हो गया टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट 3। बताओ क्लियर है। सो समझ गए ना, ये हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है सब में, टेम्परेचर डिफरेंस ये 60 डिग्री सेल्सियस, ये तीनों के लिए सेम है। अब बात होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 कितना वो 1 पाथ का। मान लो ये वाली रॉड A है, ये वाली रॉड B है, तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ पाथ 1, तुम्हें लग रहा है रेजिस्टेंस ऑफ रॉड A प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रॉड B, बता सो फर्स्ट पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना, बता, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड A प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रॉड B, और रेजिस्टेंस का मैंने क्या फॉर्मूला दिया है, L अपॉन के ए। क्यों, ये दिया हुआ ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, L अपॉन के ए दिया हुआ है। क्यों, ठीक, अब लगा लो बस, हो गया। इसमें जो है, इसमें कितना हो गया, तो L A के ए ए, इसी टाइप से ये हो जाएगा एल बी के बी ए बी, ये हो गया। और सिमिलरली तुम फिर R2 निकाल लोगे, और इसी टाइप से तुम R3 निकाल लोगे। तन में बता कोई प्रॉब्लम है, बता इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया ना क्या है, कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में तुम एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हो, और उनके बीच में कितने भी पाथ बना दो, लेकिन वो पाथ बनेंगे किससे, रॉड से बनेंगे, तो वो सारे के सारे पैरेलल में कंसीडर किए जाएंगे, और सारे पाथ में हीट का जो फ्लो होगा उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, और वो होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक, और हीट करंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, ये हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगे। काफी कुछ हम इसमें ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो तो वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी बेटा। टाइप सुनो, हाँ, टाइप्स जो होंगी वो एक तो होगी कैलकुलेशन ऑफ आर बेस्ड, कैलकुलेशन ऑफ आर बेस्ड,
और ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर रखा है, फिर भी मैं याद दिला दूंगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी कर रखा है। दूसरा, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बेस्ड होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इसमें तुम्हें ना 4 टाइप के मिलेंगे बेटा। एक तो सीरीज में करवाऊंगा, एक पैरेलल में करवाऊंगा, एक मिक्स करवाऊंगा, और एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। सो हम याद आ रहा है, सीरीज पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे, मिक्स पढ़ेंगे और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। एक ये हो गया। और एक हमारा जो बनता है वो क्या होता है कि कैलोरीमीट्री और कंडक्शन दोनों को मिला के बनती है बेटा, जो है कैलोरीमीट्री प्लस कंडक्शन। इतनी टाइप की हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ आर बेस्ड। अच्छा, कल तुम्हारी क्लास 12:30 पे हो गया, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, सॉरी, कल वाली क्लास। कैलकुलेशन ऑफ आर बेस्ड। पुरानी बात याद दिला दे रहा हूं। सबसे पहली बात, आर का फॉर्मूला है L/K। दूसरा, आर हमेशा किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में या दो सरफेस के बीच में निकाला जाता है। क्यों? बिटवीन टू पॉइंट्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू पॉइंट्स और सरफेसेस से, मान लो P एंड Q कहता हूं मैं। तीसरा, L तुम्हें याद है वो डायमेंशन होती थी जो अलोंग PQ होती थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। जो है L वो डायमेंशन होती थी जो अलोंग क्या होती थी? PQ होती थी। क्यों? फोर्थ, ए वो क्रॉस सेक्शन होता है जो परपेंडिकुलर टू PQ होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। जो है रेजिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है, उसको P और Q कह लो, ठीक। L वो डायमेंशन होती है जो अलोंग PQ होती है, और A परपेंडिकुलर टू क्या होता है? PQ होता है, कह लो। ठीक। फिफ्थ पॉइंट, सोम याद है कि नहीं? TM और सोम, बता, याद है कि नहीं है? याद है ना? अदरवाइज वो जो लिस्ट में देता हूँ उसमें कहीं पे लिखा होगा मैंने ना कि रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कहाँ पे निकाला था, एक बार उसको देख लेना। उसमें लिखा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे निकाला था बेटा। ठीक है। उसके बाद क्या था कि तुम्हें याद होगा, फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q अगर A कांस्टेंट हो तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे। क्यों? डायरेक्ट फॉर्मूला इज यूज्ड। एक सेकंड है तन्मय, मैं ना जरा सा अपने उसमें देख भी लेता हूँ वो कौन से लेक्चर में, उसको शुरू में मेंशन भी कर दूंगा। क्यों? बेटर रहेगा ना।
हाँ, वो था लेक्चर 23 बेटा। तो ये डिटेल में जो मैंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेक्चर 23 में। तो कोई बच्चा भी अगर मान लो रिकॉर्डेड देख रहा है तो वो इसके लिए लेक्चर 23 उसको भी जरूर देख ले अगर कोई डाउट। तन्मय याद आ रहा है बेटा ये बता जो है कि ए अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे, और अगर ए वेरिएबल हो, ए अगर वेरिएबल हो तो फिर हमें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ता था। क्यों? सोहम बता, याद है कि नहीं है? याद है ना? एक बार दोबारा सुन लो। रेजिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स या दो सरफेस के बीच में निकाला जाता है, पी और क्यू। एल वो डायमेंशन है जो पी क्यू के अलोंग है। ए वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो पी क्यू के क्या है, परपेंडिकुलर है। और पी से क्यू तक अगर ए कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और अगर ए वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन पे जाना पड़ता है। और इनकेस अगर डिटेल में देखना है तो 12th क्लास का ही लेक्चर 23 एक बार फिर से देख लेना, उसमें दिया हुआ है। फिर भी एग्जाम्पल एक आध करवा दे रहा हूँ। एक ये इस टाइप का होता है बेटा, ये है ये, मान लो ए है और ये 2a है, और अंदर वाला मटेरियल K1 का बना हुआ है, और ये बाहर वाला मटेरियल K2 का बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। और ये मान लो PQ है, P है, ये Q है। तो आपसे ये पूछता है कि बिटवीन P एंड Q, P एंड Q इफेक्टिव वैल्यू ऑफ K कितनी रही? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ K कितनी रही? और तुम्हें याद होगा मैंने ये बताया था कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ K का मतलब ये है कि हम एक ही मटेरियल यूज करें ना। क्यों? कि जैसे ये लेंथ L है मान लो, तो यहाँ भी मैंने लेंथ L ही ली, और ये 2a है, और ये एक ही K का बना हुआ है, और ये P है, ये Q है। इसका मतलब दोनों के रेजिस्टेंस सेम आए। क्यों? पीयूष बता बेटा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों के रेजिस्टेंस सेम निकल के आए। ये इसका मतलब होता था कि नहीं होता था, बता जो है। TM सोहम PS। तो एक बार देख लेना 23 वाले लेक्चर देख लेना बेटा जो है। सोहम और TM बता बेटा जो है, इसका यही तो मतलब होता था कि दोनों के रेजिस्टेंस क्या निकल के आए, सेम निकल के आए। ठीक। अब ये बताओ, अंदर वाले का रेजिस्टेंस मान लो R1 है, और बाहर वाले के रेजिस्टेंस मान लो R2 है। तो तुम्हें R1 और R2 बताओ किस में दिख रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? और ये रेजिस्टेंस R हो गया मान लो। बताओ, R1 और R2 तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में दिख रहे हैं? बताओ। R1 और R2 तुम्हें किस में दिख रहे हैं बेटा जो है, बताओ। पैरेलल में ना। सीरीज में तो तब होते ना जैसे ये और फिर ये होता। क्यों? ये होता तब सीरीज में होते ना। ये R1 होता, ये R2 होता, तब सीरीज में होते। लेकिन यहाँ तो ये है कि ये R1 है और इसके साथ ये R2 है। क्यों? दोनों के दोनों पैरेलल में हैं। तो तुम सिंपली ये करोगे कि 1/R इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2 करोगे, क्यों? लेकिन R को मैंने लिखा था L/KA, तो 1/R को क्या लिखोगे? KA/L लिखोगे, क्यों? यूज समझ में आ रहा है? 1/R को क्या लिखेगा बेटा? KA/L लिखोगे। अब वैल्यू रख दो बस। ये कितना हो गया देखो, K इंटू A का मतलब पाई इंटू 2A का स्क्वायर, ये हो गया, और लेंथ L है। अब 1/R1 कितना हो गया? K1 पाई इंटू A का स्क्वायर अपॉन L, और ये कितना हो गया देखो, K2 इंटू पाई इंटू 2A का स्क्वायर माइनस पाई इंटू A स्क्वायर अपॉन L। बता TM समझ में आया कि नहीं आया? 1/R, 1/R1, 1/R2 कैसे लिखा बेटा जो है? तो इसमें पाई A स्क्वायर L ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्यों? पाई A स्क्वायर L सब कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से फाइनली जो K की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी K1 प्लस 3K2 अपॉन 4 आ जाएगी। वैसे तो वो लेक्चर देख लेना या फिर तुम्हें याद होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में निकलता है या दो सरफेस के बीच में, उनको हम P और Q कहते रहे। L वो डायमेंशन है जो P और Q के अलोंग मिल रही है, और A वो फॉर्मूला है जो P और Q के परपेंडिकुलर तुम्हें मिल रहा है। अगर P से लेके Q तक कांस्टेंट एरिया है तो सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं L/K, और अगर एरिया वेरी कर रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंटीग्रेशन पे जाना पड़ता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ K का मतलब क्या था कि अगर मैं एक ही मटेरियल यूज करूं तो उसका K कितना यूज करूं सो दैट कि सेम डायमेंशंस के साथ रेजिस्टेंस अनचेंज रहे, ये इसका मतलब था। और एक लास्ट पॉइंट और था कि मैंने यहां पे देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है ना, इसका या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है। रीजन क्या है कि अगर मैं P और Q के बीच में कहीं भी कट करता हूं, मान लो यहां पे कट करता हूं या इधर कट करता हूं, तो बताओ तुम्हें एरिया एक जैसा नहीं मिलेगा? बताओ जो है R1 के लिए, R2 के लिए या फिर R के लिए एक जैसा एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यूज बता बेटा जो है, R1 के लिए कह ले या R2 के लिए कह ले या R के लिए कह ले, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो एक जैसा मिलेगा। जैसे R1 के लिए तेरे को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मिलेगा बता जो है? पाई A स्क्वायर मिलेगा। R के लिए तेरे को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मिलेगा? पाई इंटू 2A का स्क्वायर मिलेगा। और R2 के लिए तेरे को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा? 3 पाई A स्क्वायर मिल जाएगा बस हो गया। मतलब पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल। ये भी वहां पे करवाया था, इसका रिजल्ट भी नोट रख लेना बेटा, ये काम आएगा आगे। जैसे ये था ना, ये A है मान लो, ये B है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। अब अंदर की पूरी सरफेस P है और बाहर की पूरी सरफेस Q है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हीट फ्लो इस टाइप से होगा ना बेटा, ये देख लो, क्यों? नहीं होता हीट का फ्लो ऐसे होगा कि नहीं होगा? बताओ, हीट
ऐसे फ्लो करेगी ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस रख देता हूँ मान लो अंदर, और बाहर में 20 डिग्री सेल्सियस रख देता हूँ, तो बताओ ऐसे फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? बताओ, हीट ऐसे फ्लो करेगी। अब मुझे निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना है। तो देखो, जैसे जैसे मैं इधर को जा रहा हूं, तो हीट करंट के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू हीट करंट, या परपेंडिकुलर टू पी क्यू, कुछ भी कह लो, एरिया बढ़ रहा है। टीएम बता बेटा जो है, परपेंडिकुलर टू हीट करंट या फिर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है। क्यों नहीं बताओ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते थे फिर, याद करो, कि मैं यहां से आर डिस्टेंस पे गया और मैंने एक डी आर की स्ट्रिप ले लिया, डी स्मॉल आर। इसका मैं छोटा सा रेजिस्टेंस निकालूंगा ना पहले। क्यों नहीं है बताओ? इसका मैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस निकालूंगा, और फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? सुनो, डी आर, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा बताओ? एल अपॉन के ए यूज करूंगा। लेकिन एल जो होता था वो अलोंग पी क्यू होता था। क्यों? या अलोंग हीट करंट भी कह सकते हो, ध्यान रखना बेटा जो है, कुछ भी कह सकते हो, ये होता था। और जरा देखना ये डी आर आएगा या नहीं आएगा, बता। यूज तू बता बेटा जो है, हीट करंट जिधर को फ्लो कर रही है उसके अलोंग तेरे को कितनी डायमेंशन मिली बता? डी आर मिली या नहीं मिली बता? ये हो गया। अब चलते हैं इसमें, एरिया कौन सा होता है? ये परपेंडिकुलर टू पी क्यू कह लो, या परपेंडिकुलर टू हीट करंट कह लो। क्यों? ये कह लो। और ये एरिया तुम्हें 4 पाई r² दिख रहा होगा। सोम बता, ये एरिया तेरे को कितना दिख रहा होगा? तो 4 पाई r² दिख रहा होगा ना। ये हो गया। तो अब वैल्यू रख ले, बस हो गया। इसका मतलब डी आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई डी आर अपॉन 4 पाई k r²। और अगर टोटल तेरे को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ r इक्वल टू ए से r इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट कर देना, बस हो गया। क्यों? ये हो गया। तो रेजिस्टेंस का मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, तुम याद रखना बेटा जो है, ये होगा 1/4 पाई k, 1/a-1/b, ये होगा। ये नोट कर लेना, ये कभी बहुत आगे में किसी लेक्चर में हो सकता है यूज करूँ। 1/4 पाई k, 1/a-1/b, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन, सॉरी, b माइनस ए अपॉन। ये मेरे ख्याल से इतना भी आएगा ना, देखना जरा, b माइनस ए,
अपॉन 4πk AB। जरा देखना ये इतना भी आएगा ना सोम, ये आ गया। सो ठीक, एक और एग्जांपल देख लो, उसके बाद फिर ये तुम्हें याद है एक सिलेंड्रिकल होता था ऐसे, जैसे ये इनर रेडियस ए है और ये आउटर रेडियस बी है और इसका मटेरियल के है और अंदर वाली पूरी सरफेस मान लो पी है और बाहर वाली पूरी सरफेस क्यू है। तो इसमें जो जैसे अंदर वाले को अगर मान लो मैं थीटा पी मान लो 60 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ और थीटा क्यू मान लो मैं 20 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, तो बताओ ये ऐसे हीट फ्लो करेगी? पीयूष बता, बता बेटा बता। अगर मान ले मैं अंदर की पूरी सरफेस नहीं बता, अंदर की पूरी सरफेस का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ और बाहर की पूरी सरफेस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, क्यों? ठीक, तो अंदर से बाहर को ऐसे रेडियली जाएगी ना हीट, अगर देखोगे तो रेडियली जाएगी, तो ये एच हो गई, क्यों? अब मुझे निकालना है रेजिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू। तो पहली बात तो ये हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू और एच कुछ भी कह सकते हो, एरिया परपेंडिकुलर टू पी क्यू और एच वो इंक्रीज कर रहा है। पीयूष तू बता, विजुलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है बेटा? ये बता कि जो हीट का फ्लो है वो रेडियली बाहर को है बेटा, जो है हीट का फ्लो रेडियली बाहर को है, तो हीट के परपेंडिकुलर या पी क्यू के परपेंडिकुलर, समझ गए ना, हीट के परपेंडिकुलर या फिर पी क्यू के परपेंडिकुलर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, क्यों? समझ में आया? देयरफॉर हमें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। और मान लो इस सिलेंडर की लेंथ एल है, तो अब सुनो, इसमें हम लोग क्या करते थे, वही अगेन हम फिर ये करते थे ना, यहाँ से जैसे आर डिस्टेंस पे गए बेटा, और ये थ्रू आउट फिर हमने एक डी आर की स्ट्रिप ले ली, क्यों? नहीं है, ये ले ली थी डी आर की स्ट्रिप और इतने पोर्शन का हम रेजिस्टेंस निकालते थे। और डी आर के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एल अपॉन के। एल वो तुम्हें याद होगा एलोंग पी क्यू होगा, या एलोंग हीट करंट होगा, क्यों? और वो डी आर के इक्वल होगा। तन में बता, ये समझ में आया कि नहीं आया कि एलोंग पी क्यू या एलोंग हीट करंट जो डायमेंशन होगी वो कितनी आएगी? डी आर आएगी। अब ए क्या होता था? परपेंडिकुलर टू पी क्यू या परपेंडिकुलर टू एच। इसमें बस थोड़ा दिमाग लगाना, ये 2πr_l होगी डायमेंशन, बताओ। पीयूष ऐसे देखना, देखिए ये देख बेटा, ये बना ना, ये ऐसे लिए ना मैंने छोटा सा, इसका निकाला रेजिस्टेंस, देख ये है
इसके सामने ये छोटी सी स्ट्रिप बनी है, देख। अब जरा देख जरा, ये छोटी सी जो स्ट्रिप बनी है, इसका रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं और ऐसे जा रही है इसमें, ऐसे हीट जा रही है। अब जरा देख इसके परपेंडिकुलर तेरे को कितना एरिया मिलेगा, बता। 2πRL मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टीएम और सोहम, बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया? टीएम और सोहम, बताओ बेटा समझ में आई बात? तो ये हो गया। तो इसका मतलब जो डी आर बना, वो बना डी आर अपॉन के 2πRL। ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। यहाँ पे ए से बी तक लिमिट लगा दोगे तो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा मेरे ख्याल से 1/2πKL ln B/A आ जाएगा, बस हो गया। तो ये दो एक्सप्रेशन ना याद भी कर लेना, इसको मैं बाद में कहीं पे यूज भी कर सकता हूँ, ध्यान रखना। 1/2πKL ln B/A, और यहाँ पे आ गया ये 1/4πK 1/A माइनस 1/B। ठीक, लेकिन जब हम करंट में जाएंगे तो बस वहां पे ये ध्यान रखना कि जो K होगा वो सिग्मा से रिप्लेस होगा, या 1/K जो होगा उसको तुम रो से रिप्लेस कर देना। बताओ सोहम। बाकी मेथड सेम रहेगी, बस डिफरेंस क्या होगा कि करंट में K को हम सिग्मा से रिप्लेस कर देंगे और 1/K को किसे रिप्लेस कर देंगे? रो से कर देंगे। और बाकी मैंने वो लेक्चर बोल ही दिया है, तो जो भी बच्चे अगर नए देख रहे हो तो वो उस लेक्चर को और देख लें, 12th क्लास का। अब चलते हैं टाइप 2 में। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन, क्यों? एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, यहां पे तुमने 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है और यहां पे तुमने -20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। तो तुम्हें यहां का टेम्परेचर निकालना है कितना होगा। और इस रॉड की डायमेंशंस L, K और A हैं। इस रॉड की डायमेंशन L, 2K और 2A है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले बताओ, एक पॉइंट पे तुमने 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है और दूसरे पॉइंट पे तुमने -20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है, तो बीच में जंक्शन का टेम्परेचर कितना है ये फाइंड करना है। और दोनों रोड्स की तुम्हें डिटेल्स दे रखी है। तन्मय बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है ना क्वेश्चन? तो अब सुनो, एक बात बताओ कि जो हीट करंट होगी वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी ना? हीट करंट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी। तो इसका मतलब ये मान लो ऐसे है और ये इधर को है, और इसको मैं H1 कहता हूं, इसको H2 कहता हूं। तो ये बताओ, ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं, तो मैं H1 इक्वल टू H2 कह दूं? बताओ तन्मय बता, दोनों के दोनों सीरीज में, तो H1 इक्वल टू H2 कह दूं बेटा? ये बता जो है।
ये हो गया। अब सुनो, h को कितना लिखूंगा मैं, TD अपॉन R, और R को कितना लिखूंगा, L अपॉन KA लिखूंगा। अब मुझे बताते चलो H1 के लिए मैं TD कितना लिखूं, बताओ जो है H1 के लिए मैं TD कितना लिखूं जरा बताओ। H1 के लिए 60 माइनस थीटा, क्यों, H1 के लिए ये आ गया TD अपॉन L अपॉन K इक्वल टू H2 के लिए मैं TD कितना लिखूं बताओ, थीटा माइनस माइनस 20 अपॉन L अपॉन 2K 2A। पीयूष बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया। दोनों की दोनों रॉड सीरीज में है, तो मैंने दोनों की हीट करंट को इक्वल कर दिया। ठीक, हीट करंट के लिए फॉर्मूला दिया मैंने TD अपॉन R, और R के लिए फॉर्मूला दिया L अपॉन के। अब जरा देखना दोनों में L अपॉन के तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से थीटा फाइंड कर लेना बस। सोहम और TM, बताओ बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता देना, दोबारा से करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम अगर क्लियर नहीं होगा तो एक और करवा दूंगा, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, सीधे सीधे होगी, ये तो सीरीज में हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पैरेलल में। ये तुम्हें ना एक राइट एंगल वो बना हुआ है, और ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 है, और सेम मटेरियल है। इसका मतलब K की वैल्यू सेम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A वो भी सेम दिया हुआ है। अब तुमसे कहता है कि यहां पे थीटा A मेंटेन किया हुआ है, और यहां पे थीटा B मेंटेन किया हुआ है, थीटा A एंड थीटा B ये मेंटेन किए हुए हैं। तो तुम्हें यहाँ पे थीटा C निकालना, थीटा C कितना होगा, और मान लो थीटा A तुम्हें थीटा B से ज्यादा किया हुआ है। अब सुनो, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट बताया था कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, तो उसके अलोंग जितने भी पाथ बनेंगे वो पैरेलल में कंसीडर होंगे, और सब में हीट का जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, और हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर मैं इस फिगर को देखूं तो बताओ इसमें हीट का फ्लो ऐसे होगा या नहीं होगा, बता, TM। ये हायर टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है, और उसके अलोंग मैंने दो पाथ बनाए, तो बता ये ऐसे होगा या नहीं होगा, बता, ये हो गया। अब मेरे को ये बता कि अगर मैं इसमें H1 कहता हूं और इसमें H2 कहता हूं, तो फिर H1 और H2 इक्वल होंगे ना, बता भाई, यही तो आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, बता, ये इधर ही को तो जा रही है। ये बता, इसमें मैं H1 इक्वल टू H2 लिखूं कि नहीं लिखूं, बता। ठीक, अब ये बता H1 के लिए TD कितना लिखूं, H1 के लिए TD कितना लिखूं,
थीटा ए माइनस थीटा सी अपॉन एल अपॉन के, और H2 के लिए मैं लिख सकता हूं थीटा सी माइनस थीटा बी अपॉन, अब लेंथ की जगह √2L रख दो, बस हो गया, अपॉन के। समझ में आया या नहीं आया सोम, बता कि अगर मैंने इसकी लेंथ को L माना तो फिर ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बता, जो है ये √2L हो जाएगी, बस हो गया। क्यों, ये आ गई, तो यहां से L अपॉन के कैंसिल हो जाएगा, देखो L के ए, ये तो हो जाएगा कैंसिल। क्यों, तो थीटा सी निकाल लेना, बस हो गया। पीयूष बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? पिछला वाला सीरीज में था और इसमें पैरेलल में था, लेकिन पैरेलल में भी ये दोनों तो सीरीज में थे। पीयूष समझ में आ रहा है बेटा, जो है कौन पैरेलल में कौन कौन से थे बता, जो है पैरेलल में ये वाला पाथ था और ये वाला पाथ था, ये दोनों पैरेलल में थे, समझ गए ना, ये पाथ और ये पाथ ये पैरेलल में थे, लेकिन H1 और H2 किस में थे बता, जो है वो तो सीरीज में थे ना, H1 और H2, ये कह। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था ना, वो इससे उसका कोई मतलब नहीं था। क्यों, ये बता, मैंने क्या इसको कुछ यूज किया बता, जो है ये वाले को बेटा, जो है इसका कोई यूज नहीं था अगर देखा जाए तो। क्यों, ये कंफ्यूज करने के लिए था, जो है नो यूज फॉर फाइनल आंसर। ये तो एक तरीके से कंफ्यूज करने के लिए रखा था तुम्हें, ये ध्यान, ये हो गया। सोहम बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना, अब चलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। अच्छा, एक काम करेंगे टीएम, क्योंकि अब हमारा ये हीट का लास्ट रह गया, अभी मेरे पास इस मंथ में 16 डेज है, मतलब 15 डेज और हैं आगे। अगर हीट हमारा जल्दी खत्म हो गया, इस महीने जितने दिन बचेंगे उसमें ऐश मार लेना, प्रिंस टॉपिक अगले महीने से कर लेंगे। क्यों, रिवीजन कर लेना, कैसा रहेगा बता? नहीं, मतलब अगर बाई द वे लेक्चर बचेंगे, इस महीने कुछ लेक्चर बचेंगे तो उसमें रिवीजन कर लेना, प्रिंस टॉपिक अगले महीने कर लेंगे, और मेरे को नहीं लगता उसमें 15 डेज से ज़्यादा लगेंगे, तो मुझे लग रहा है कि 15 अक्टूबर तक तुम्हारा कोर्स हो जाएगा आराम से, है ना? अब वो क्या है, देखो ये है, ये है और ये है, ये 60 डिग्री सेल्सियस है, मेंटेन किया हुआ है, ये 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है, ये -10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। तुम्हें जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, थीटा कितना होगा। अब इसकी डायमेंशन दे रखी है LKA, इसकी डायमेंशन दे रखी है 12KA, और मान लो इसकी डायमेंशन दे रखी है 12 2KA। अब एक बात बताओ, ये कॉम्बिनेशन ना तो तुम्हें सीरीज में दिख रहा होगा ना पैरेलल में दिख रहा होगा, क्यों सोम बता? ये तुझे न तो सीरीज में दिख रहा होगा ना पैरेलल में दिख रहा होगा, दिख रहा है बता? तीनों किसी में नहीं दिख रहे ना, लेकिन 3 रॉड्स तो दिख रही है ना, ये बता 3 रॉड दिख रही है कि नहीं दिख रही है बता, जो 3 रॉड दिख रही है ना, तो तीनों में किसी भी डायरेक्शन में करंट मान ले, बस हो गया, कोई सी भी करंट मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने बिल्कुल एब्सर्ड भी मानेगा तब भी चलेगा बेटा, जो है तूने मान लिया कि ये मान लो H1 है,
बिल्कुल एब्सर्ड मान ले, ये मान लो H2 है और ये मान ले H3 है, बिना सोचे समझे कोई भी डायरेक्शन लगा दे बेटा। अब ये बता कि इस जंक्शन में H1 इधर से आई, H2 इधर से आई, H3 इधर गई, तो मैं इक्वेशन ये नहीं लिख सकता बता, H1 प्लस H2 इक्वल टू H3, बता। बस ये सही ढंग से लगानी है तेरे को, ये बता समझ में आ रहा है? H1 प्लस H2 इक्वल टू H3 लिख दे। अब H1 के लिए बता TD कितना लिखूं? H1 के लिए TD होगा 40 माइनस थीटा अपॉन 12 अपॉन 2K इंटू ए, प्लस H2 के लिए TD कितना लिखूं देख, -10 माइनस थीटा अपॉन 12 अपॉन KA, और लास्ट में S3 के लिए TD कितना हो गया, थीटा -60 अपॉन L अपॉन KA। पीयूष बता ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉम्बिनेशन ना तो सीरीज था न पैरेलल था, लेकिन इतना कंफर्म था 3 रॉड्स थी, उसमें मैंने किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में करंट्स मान ली H1 H2, और फिर तुमने जंक्शन लॉ अप्लाई कर दिया, तो यहां से थीटा निकालना। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है ना कि तुम कह सकते हो सर यहाँ तो लोअर टेम्परेचर था, तो लोअर टेम्परेचर से थोड़ी हीट इधर को जाएगी। तो तन्मय मैंने ये बताया ना कि तू कुछ भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को ये इक्वेशन प्रॉपर लगानी है और ये इक्वेशन प्रॉपर लगानी है, आंसर फिर एक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। समझ गया ना? किसी भी डायरेक्शन में मान ले, ये 2 इक्वेशन बस सही ढंग से लगानी है तेरे को, ये और ये वाली इक्वेशन सही ढंग से लगानी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो, जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं इसमें, आफ्टर कैलकुलेशंस लेट थीटा मान लो 40 डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो बताओ इस फिगर में क्या होगा? अगर थीटा मान लो 40 डिग्री सेल्सियस आ जाए कैलकुलेशन करने के बाद, तो कुछ होगा, बताओ क्या होगा इसमें? पीयूष तू बता क्या होगा बेटा, जो है बता इसमें क्या क्या होगा? अगर थीटा मान ले 40 आ जाए तो क्या क्या होगा, बता इसमें। एक तो H1 जीरो हो जाएगा, देख H1 जीरो हो जाएगा, H2 की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, देख जरा H2 की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और H3 की भी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बता क्लियर है या नहीं है? बता बता। H1 जीरो हो जाएगा और H2 और H3 की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, बिकॉज हीट कहां से कहां को फ्लो करेगी, बता हायर टू लोअर। तो बस ये ध्यान रख लेना कि H1 तो जीरो हो जाएगा, और H2 एंड H3 इनकी जो डायरेक्शंस होंगी वो चेंज हो जाएंगी। समझ में आ गया तन्मय? क्यों TM समझ में आया बेटा, जो है ये कह दीजिए। तो ये मिक्स हो गया। अब चलते हैं व्हीट स्टोन, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा ये वाली प्रॉब्लम्स तुम्हें वहां भी काम कर सकती हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा।
ये क्या है सुनो, यहाँ पर तुमने 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है और यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। और चलो मैं ये मान लेता हूँ के और के इनकी वैल्यू सेम है, केवल लेंथ में डिफरेंस कर दे रहा हूँ। हाँ, इसकी लेंथ मान लो एल मान लो, इसकी भी एल, इसकी भी एल, इसकी भी एल, इसकी 2L, इसकी 2L और इसकी 3L। तो तुम्हें एक तो θ1 निकालना है, θ2 निकालना है, θ3 निकालना है, θ4 निकालना है। अब सुनो, थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/K, और K और A तुम्हें सेम दिए हुए हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L हो गया। ठीक, तो अगर L लेंथ वाले को मैं R ले लूं, मान लो 2L लेंथ वाले को 2R ले लूं और 3L लेंथ वाले को 3R ले लूं, तो कोई प्रॉब्लम? बता पीयूष। रेजिस्टेंस होता है L/K, K और A सेम है, इसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू L हो गया। क्यों? L लेंथ वाले को R, 2L को 2R, 3L को 3R ले लिया। बता इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। अब इस फिगर में आ जा। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये R, ये R, बीच वाला तो छोड़ दो, ये 2R, ये 2R और ये 3R। बताओ क्लियर है? बता तन्मय, क्लियर है? ठीक, अब मेरे को ये बता कि ये वाला जो सर्किट तेरे को दिख रहा है, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है? बता। ये बताइए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं? ये बता, जो है R/R इक्वल टू 2R/2R। क्यों? R/R इक्वल टू 2R/2R। ठीक, तो इसका मतलब ये बीच वाले को मैं हटा भी दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? बीच वाले को हटा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीच को भूल जाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल जो नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया? हाँ देख, नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना हुआ देख। R ये है, 3R ये है, प्लस 2R और 4R पैरेलल में है। क्यों? तो 2R इंटू 4R अपॉन 2R प्लस 4R। बता कोई डाउट? बता बेटा जो है, मेरे ख्याल से 16/3R ये तो नहीं आ रहा, देखना जरा। TM
जरा बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं है? बता जो है टोटल क्या हुआ, बता जो है 16/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है वो आ गया 4/3, 3 4 जा 12, 16/3 आर ये आ गया। क्यों? ये हो गया। इसका मतलब जो मेन हीट करंट होगी, देखना बेटा जो है इसका मतलब जो मेन करंट होगी वो होगी टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तन्मय बता, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि जो मेन करंट होगी वो क्या होगी? बता, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये होगा ना? ठीक। अब जो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना हुआ, जरा बता जो है टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ बेटा जो है 100 ये है, -20 ये है, तो इसका मतलब 120 हुआ। क्यों? ये हो गया 120 अपॉन 16/3 आर। बता कोई डाउट? बता कोई डाउट बेटा जो है 22.5 अपॉन आर कितना आ रहा है, जरा चेक करना। इतना ही आ रहा है मेरे ख्याल से। देखना, चेक करना, कैलकुलेशन ठीक है? बता, कैलकुलेशन ठीक है? ठीक। ये हो गया। अब ये देख मेन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देख इसको पूरी एच मिलेगी, इसको पूरी एच मिलेगी। अब ध्यान से देखना, इधर का रेजिस्टेंस 2R है और इधर का रेजिस्टेंस 4R है, तो इसका मतलब यहां डबल करंट जाएगी, तो ये हो जाएगी 2H/3 हो जाएगी, और इधर करंट हो जाएगी H/3। बताओ ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, सोहम नहीं आया? बता बता, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? इसको पूरी एच मिली, इसको पूरी एच मिली, और ये एच का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बता जो है जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां ज्यादा करंट जाएगी, 2H/3। ये हो गया। क्लियर हो गया? अब लास्ट पॉइंट रहेगा बस, हो गया। देख लास्ट पॉइंट क्या है। अच्छा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में पहले मेरे को ये बताओ कि θ2 और θ3 इक्वल होंगे ना? ये बता, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में θ2 और θ3 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? याद आ रहा है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में θ2 और θ3 क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं ना, तभी तो इसमें कोई हीट फ्लो नहीं करती है। ये वाले में θ2 और θ3 क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसको टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में डाल देता हूँ। टीएम एक काम करना बेटा, ये वाले पेज का ना मेरे को टेलीग्राम पे वो भेज देना फोटो, इसी को मैं कंटिन्यू कर दूंगा, इसी को कंटिन्यू कर देना, टेलीग्राम पे भेज देना बेटा। टीएम इसका फोटो भेज देना मेरे को, एक ग्राफ जो है टेम्परेचर क्या लिए थे, वो क्या लिए थे, ये कर देना। ठीक है, बाकी चलो फिर करते हैं कल। ओके, बाय एंड थैंक यू है। बाय बेटा।